गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने मेजरिंग पॉइंट, मेजरिंग डिवाइसेस और उसके नोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, डीसी सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरम्स। हेडिंग डालिए डीसी सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डीसी सर्किट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर नेटवर्क थ्योरम्स की। अब देखिए, डीसी सर्किट डिस्कस करने से पहले हमें एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं और इनका डीसी सर्किट में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स, तो यहाँ पर एलिमेंट्स को अगर डिवाइड करते हैं तो एक तो आपका होता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट, ओके। सेकंड हमारा यहां पर आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। सेकंड कौन सा हो जाएगा, लीनियर एंड नॉन लीनियर, रेखीय व अरेखीय एलिमेंट। और थर्ड हमारा है यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। और चौथा हमारा यहाँ पर होता है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, जो समय के साथ परिवर्तित होते हैं और समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, वो आपके कौन से हैं, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट। ठीक है, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट आप लोगों के एलिमेंट होते, ओके। और पांचवा हमारा होता है लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये पांच प्रकार के आप लोगों के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। लेकिन आपके आईटीआई या डिप्लोमा लेवल पर जनरली तीन टाइप के ही पढ़ाए जाते हैं, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर और यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। अब देखिए एग्जाम में यहां से आप लोगों के जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, वो या तो बनते हैं कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है, और यूनिडायरेक्शनल कौन सा है, बाई डायरेक्शनल कौन सा है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, क्योंकि आपकी बुक में जो चैप्टर गिवन है
वो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के नाम से गिवन है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, सबसे फर्स्ट कौन सा है आपका, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें अगर अपन बात करते हैं किसकी, एक्टिव एलिमेंट की, तो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन हमेशा ध्यान में रखना कि वे एलिमेंट जो लंबे समय तक एनर्जी डिलीवर करने में सक्षम होते हैं और इंटरनली किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वे एलिमेंट, वे एलिमेंट जो एनर्जी को, एनर्जी को लंबे समय तक, लंबे समय तक डिलीवर, डिलीवर करने में सक्षम हो, वह इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन की प्रवृत्ति या नेचर, प्रवृत्ति रखते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहलाते, क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहलाते, एलिमेंट कहलाते। देखिए, एक्टिव एलिमेंट को जब आप क्लासिफाई करेंगे, एक्टिव एलिमेंट, तो एक्टिव एलिमेंट भी टू टाइप्स के होते हैं आपके, एक तो होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। एक तो आपका कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट, और दूसरा कौन सा होता है, डिपेंडेंट। तो दो प्रकार के आप लोगों के यहां पर एक्टिव एलिमेंट होते हैं, पहला आपका इंडिपेंडेंट और दूसरा कौन सा है, डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट में आप लोग इसे भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक आप लोगों का यहाँ पर आइडियल हो सकता है और दूसरा हमारा कौन सा हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है। तो जो आइडियल है उसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल आप लोगों का करंट सोर्स हो जाता है। ऐसे ही अगर प्रैक्टिकल की बात करोगे तो प्रैक्टिकल आप लोगों का वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होगा, जबकि डिपेंडेंट में आपका जैसे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हो गया, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट कंट्रोल आपका करंट सोर्स हो गया। तो डिपेंडेंट में आप लोगों के यहाँ पर कितने टाइप के बन जाते हैं, चार टाइप के यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये एक आइडियल हो गया और दूसरा हमारा कौन सा है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इस आइडियल में आप लोग वोल्टेज सोर्स लिखेंगे और आप लोगों का दूसरा कौन सा है, यहां पर करंट सोर्स है। ऐसे ही प्रैक्टिकल आप लोगों का वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा जो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट, तो इस डिपेंडेंट को जब आप लोग क्लासिफाई करेंगे यहां, तो इसमें आप लोगों का वोल्टेज सोर्स, जैसे वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स और आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप लोग सी से भी डिनोट कर दो इसे,
करंट है तो सी से डिनोट कर दो इसे। ठीक है, तो ये आप लोगों का 4 टाइप्स का हो गया। तो ये आपका मैं डेफिनेशन फुल फॉर्म में लिखा देता हूं। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्या हो गया? वोल्टेज सोर्स हो गया। ओके, इसी प्रकार ये कौन सा हो जाएगा? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हो गया। करंट सोर्स हो गया। और ये आपका कौन सा हुआ? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, और ये आपका कौन सा हुआ? करंट कंट्रोल वोल्ट करंट सोर्स। ठीक है, इसके अलावा एक्टिव एलिमेंट के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लोगों का ट्रांजिस्टर हो गया, ये भी किस में आता है? एक्टिव एलिमेंट में आता है। ओप एम्प हो गया, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ये सब किस में आते हैं? आप लोगों के यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। अब आप कहेंगे कि सर, जो आप लोगों का यहाँ पर कैपेसिटर होता है, क्या वो एक्टिव में होता है या पैसिव में? हाँ, कैपेसिटर आप लोगों का एनर्जी स्टोर कर सकता है, लेकिन वो लंबे समय तक एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकता। वो क्या करता है? ए की पावर माइनस एक्स की इक्वेशन की फॉर्म में डिके हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए उसे पैसिव एलिमेंट में रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को कि वो किस में रखा गया है? पैसिव एलिमेंट में रखा गया है। बहुत बार क्या है, जनरली आपको देखने को मिलेगा कि अगर एक्टिव एलिमेंट का इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टूडेंट क्या है कि कैपेसिटर की भी स्टोरेज को देख करके वहां पर कैपेसिटर को टिक मार्क कर देते हैं, तो वो वहां पर गलत आंसर होने वाला है आप सभी का। ठीक है, चलिए, दूसरा हमारा यहां पर आता है पैसिव एलिमेंट। कौन सा है? पैसिव एलिमेंट। ओके, तो पैसिव एलिमेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखिएगा, वे एलिमेंट जो लंबे समय तक एनर्जी डिलीवर करने में सक्षम नहीं होते, कैपेबल नहीं होते, सक्षम नहीं होते हैं, तथा इंटरनल एम्प्लीफिकेशन तथा इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की नेचर यानी प्रकृति नहीं रखते हैं पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। पैसिव एलिमेंट कहलाते क्या कहलाते हैं? पैसिव एलिमेंट कहलाते। ठीक है, तो ये जो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, तो इनके एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जैसे आपका आर हो गया, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, बल्ब हो गया आप लोगों का, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये सभी क्या है आप लोगों के यहाँ पर पैसिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा पहला जो टॉपिक था एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब डीसी सर्किट पढ़ने से पहले हमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन वोल्टेज सोर्स और उसके बाद में यहाँ पर करंट सोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हेडिंग डालिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स में यहाँ पर अपन आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों कैटेगरी पढ़ेंगे। तो वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आइडियल की। तो यहाँ पर अगर आप लोग सप्लाई के बेस पर देखेंगे तो एक तो आपका डीसी वोल्टेज सोर्स होगा और दूसरा कौन सा होगा, एसी वोल्टेज सोर्स होगा। तो सबसे पहले मैं डिनोट करता हूं यहाँ पर डीसी वोल्टेज सोर्स। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डीसी वोल्टेज सोर्स इंडिकेट कर दिया है। तो ये सोर्स की वोल्टेज हो गया और ये सोर्स का क्या हो गया, करंट हो गया। यहां पर आप लोगों को क्या प्राप्त होगी, टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये डीसी के केस में यहां पर ध्यान में रखना है कि आप लोगों का जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज सोर्स का, वो आइडियली कितना होगा, 0 का। आइडियली कितना होता है, वोल्टेज सोर्स का 0 होता है। अब यहां पर अगर मैं एसी को डिनोट करता हूं तो वो टाइम के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टाइम के साथ जब इसे रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया है, V ऑफ S T, और सोर्स का करंट IS, और ये T, और ये टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ T हो गया। तो ये आपका कौन सा है, AC सर्किट है। तो AC सर्किट में हमेशा इंपेडेंस से डिनोट किया जाता है इसे, किससे, इंपेडेंस से। तो इसकी सोर्स की जो इंपेडेंस होगी आइडियली वो 0 होगी, ठीक है। तो अगर यहां पर ग्राफ खींचते हो आइडियल कंडीशन में, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा आप लोगों का जो ग्राफ होगा वो एक सीधी लाइन होगी। क्या होगी, सीधी लाइन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आइडियल कंडीशन में आपका जो वोल्टेज सोर्स है उसका जो वोल्टेज है वो करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आइडियल कंडीशन में वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज होगी वो करंट पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। किस पर डिपेंड नहीं करेगी, करंट पर डिपेंड नहीं करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा, यहां पर आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। 0 लिख दीजिए या शून्य होता है, ओके। दूसरा पॉइंट लिखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज, वोल्टेज करंट पर, करंट पर डिपेंड नहीं करता, ओके। तो ये दो पॉइंट यहां से निकल करके आते हैं, किस कैटेगरी में, आइडियल के केस में, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोग बात करेंगे किसकी, यहां पर किसकी बात करोगे, प्रैक्टिकल की बात करोगे। तो प्रैक्टिकल की बात करें तो कौन सा पॉइंट आपके सामने आता है, तो यहां पर लिखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है।
तो जब प्रैक्टिकल सोर्स की बात करोगे तो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आने वाला है। जैसे ये आप लोगों का क्या था, यहाँ पर डीसी सोर्स था, ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये क्या थी, टर्मिनल वोल्टेज V थी, ठीक है, सोर्स वोल्टेज आपने VS ली थी। तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपका सोर्स का करंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज होगी वो ड्रॉप और डिलीवर के इक्वल होगी। तो यहाँ पर ये आपका प्रैक्टिकल डीसी है, तो यहाँ से सोर्स की वोल्टेज बराबर किसके होगी, यहाँ पे V प्लस IS इंटू RS के इक्वल होगी। तो यानी कुछ जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो सोर्स के रेजिस्टेंस में होने वाला है, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, सोर्स की वोल्टेज माइनस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो आप लोगों ने आइडियल कंडीशन में जो ग्राफ बनाया है वो थोड़ा सा ड्रूप्ड हो जाएगा, यानी गिरता हुआ ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट होने वाला है। ये पॉइंट आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर अपन प्रैक्टिकल की बात करते हैं, यहाँ पर एसी सोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एसी सोर्स बनाइए। तो एसी के केस में आप रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस करते हैं, जेड एस यानी इम्पेडेंस से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर इसे इम्पेडेंस से डिनोट कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज टर्मिनल वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी ऑफ टी, और यहाँ पे सोर्स का करंट आई ऑफ एस टी और वी एस ऑफ टी, ठीक है। तो यहां से सोर्स की वोल्टेज, ये एसी सर्किट है, तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, V ऑफ टी प्लस आई ऑफ टी इंटू जेड एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर इसका पक्षांतरण करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज आपकी V ऑफ टी बराबर क्या आ जाएगा, V ऑफ एस माइनस आई एस टी इंटू जेड एस हो जाएगा। तो यहां पर जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे इसका, तो आइडियल कंडीशन से थोड़ा सा आप लोगों का क्या होगा, ड्रुप्ड आरेख होगा। तो आप लोगों देखेंगे कि यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में आइडियल कंडीशन में तो ये ग्राफ बनता था, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात करोगे तो इसमें थोड़ा सा ग्राफ नीचे गिरेगा, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर ड्रॉप को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो करंट पर डिपेंड करने वाली है। तो अब आपको ये बताना है कि वोल्टेज सोर्स क्या ओम के नियम का पालन करता है। तो मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई थी कि अगर कोई भी सर्किट ओम के नियम का पालन करेगा तो दो कंडीशन वहां सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कि वो बायडायरेक्शनल होना चाहिए सर्किट, दूसरा वहां पर वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पर लीनियर का मतलब होता है ओरिजिन को टच करते हुए, यानी यहाँ पर जो केंद्र बिंदु होता है वहां से दोनों में क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज अकॉर्डिंग टू करंट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि क्या वोल्टेज सोर्स आप लोगों का यहाँ पर ओम के नियम का पालन करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि यहाँ पर आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स हो या आप लोगों का प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो, दोनों ही ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज, प्रैक्टिकल
वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, वेरी लो होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ध्यान में रखना है, लिखिएगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज करंट पर डिपेंड करती है, करंट पर डिपेंड करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो नॉन लीनियरिटी के कारण ओहम के नियम का पालन नहीं करता है। तो आप अपन क्या लिखेंगे कि वोल्टेज सोर्स का वीआई ग्राफ नॉन लीनियर होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। अतः ओहम के नियम का, ओहम के किसका पालन नहीं करता है? ओहम के नियम का पालन नहीं करता। ओहम के नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए यहां पर वोल्टेज सोर्स के लिए कुछ यहां पर मैं कंडीशंस बनाता हूं। ठीक है, तो उन कंडीशंस को आप लोगों को समझ करके बताना है कि उनका आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, आउटपुट आप लोगों को बताना। ओके, क्लियर है? तो चलिए नोट कीजिए यहां पर। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मैंने दो वोल्टेज सोर्स लिए। ठीक है, दो वोल्टेज सोर्स ले लिए मैंने यहां पर, प्लस माइनस, और यहां पर प्लस माइनस। इन दोनों वोल्टेज सोर्स को मैंने सीरीज में ऐड किया है। तो इनकी कुल वोल्टेज क्या होगी ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट यहां से ये निकल के आता है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो क्या होगा। दूसरा पॉइंट यहां से ये आता है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और उनकी पोलरिटी अपोजिट होती है, पोलरिटी क्या होती है? ओपोजिट होती है। तो पोलरिटी जब अपोजिट होती है तो उस केस में उनकी रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी ये आपको बताना। थर्ड हमारा जो केस बनता है यहां पर वो ये बनता है कि दो वोल्टेज सोर्स हैं वो अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, किस में जुड़े हुए हैं? समांतर में जुड़े हुए हैं, तो यहां पर रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा? जैसे V1 है और ये आपका V2 है। और फोर्थ केस आपका ये है कि ये कोई भी वोल्टेज सोर्स है और इसके अक्रॉस मैंने कोई भी रेजिस्टेंस ऐड कर रखा है। ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने कोई रेजिस्टेंस R जोड़ दिया है। तो उस केस में आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो? और फिफ्थ केस मेरा यहां पर ये बन के आता है कि अगर वोल्टेज सोर्स के समांतर में यहां पर मैंने कोई भी करंट सोर्स ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है? कोई भी करंट सोर्स ऐड कर दिया है तो उस केस में यहां पर वोल्टेज
क्या होगी। तो ये 5 कंडीशंस यहाँ पर बन सकती है, तो इनके बारे में आप लोगों को बताना है। उसके बाद में अपन इस पर न्यूमेरिकल सोल्व करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट केस में अगर दोनों वोल्टेज सोर्स रेडिंग क्रम में जुड़े हुए हैं और उनका पोलरिटी सेम होती है, तो पोलरिटी सेम होने के केस में हमेशा वोल्टेज ऐड हो जाएगी। तो वोल्टेज ऐड हो जाएगी, तो यहां से आप लोग क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी सेम है। अब यहां पर देखिए सेकंड केस में पोलरिटी क्या है, अपोजिट है। तो अगर मान लीजिए V1 इज ग्रेटर देन V2 होता है, तब तो आप लोगों का इस प्रकार का सर्किट बनेगा प्लस माइनस, और यहां पर रिजल्टेंट वोल्टेज होगी V बराबर V1 माइनस V2, यानी बड़ी वोल्टेज में से छोटी वोल्टेज आपकी माइनस हो जाएगी। और अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 होता है, तो उस केस में आप लोगों का जो पोलरिटी है वो अपोजिट हो जाएगी पहले का। यहाँ पर जो V2 की पोलरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशंस में आप लोग ध्यान में पॉइंट, ठीक है। देखिए थर्ड केस आता है, इसमें केवीएल रूल लागू होता है कि समांतर में हमेशा वोल्टेज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अपन एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर दोनों ही केस, इस केस में वोल्टेज इक्वल है, तो V1 बराबर क्या लिखोगे, V2 लिखोगे। तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों से में से किसी एक सर्किट को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर इनकी पोलरिटी अपोजिट होती तो आप लोग रिजल्ट कैन नॉट फाइंड लिखते, रिजल्ट आप लोगों का नहीं आता यहाँ। तो यहाँ पर पोलरिटी सेम है, वोल्टेज भी इक्वल है, तभी आप लोग लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू V2। अदरवाइज आप लोग क्या लिखते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा आप लोगों को नोट करना होता है। अब देखो फोर्थ केस, अगर आपके वोल्टेज सोर्स के समांतर में इस प्रकार से कोई भी प्रतिरोध संयोजित है और आप लोगों को लोड में करंट कैलकुलेट करना है, तो लोड में करंट कैलकुलेट करते समय इसको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने से यहां पर रिजल्ट पर, लोड करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तो वहां पर ये पॉइंट काम आने वाला है कि अगर किसी वोल्टेज सोर्स के समांतर में कोई भी प्रतिरोध, या आप लोगों का जैसे यहाँ पे मैंने करंट सोर्स ऐड कर रखा है, तो इन दोनों को आप लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किस केस में रिमूव कर सकते हैं, जब आप लोगों को लोड करंट या लोड की वोल्टेज कैलकुलेट करनी होती है। तो आई थिंक ये पॉइंट सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज सोर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ठीक है। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, न्यूमेरिकल है, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पर अपन करंट सोर्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हमारा जो मेजर टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।